नमस्कार, मैं रेनू प्रीति। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में समय समय पे कई लड़ाइयों को लड़ते हमने देखा है यहाँ के लोगों द्वारा। ऐसे में एक और लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा। ये लड़ाई है यहाँ के अधिकारों की। उत्तराखंड एकता मंच हमें हमारे अधिकार वापस दो, ये मांग कर रहा है और इनमें बहुत ही मुख्य अधिकार है फिफ्थ शेड्यूल का। फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ये मांग कर रहे हैं उत्तराखंड एकता मंच वाले। आइए इनसे सीधे जानते हैं ये मांग क्या है, क्यों उन्हें ये अधिकार उत्तराखंड में चाहिए। निशान जी, आप बताइए कितने समय से ये मांग कर रहे हैं आप? मैम, ये काफ़ी समय से मांग उठ रही है और एक एक्ट होता था अंग्रेजों के ज़माने 1876 में, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, जो लगभग सभी पहाड़ी इलाकों में लगा हुआ था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उन इलाकों में शेड्यूल ट्राइब एक्ट हटा के या तो 6 शेड्यूल रख दिया गया या फिर 5th शेड्यूल रख दिया गया। लेकिन उत्तराखंड इकलौता राज्य है जिससे वो अधिकार छीन लिया गया, तो हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार वापस मिले। दूसरी बात, केंद्र सरकार कई बार बोलती है राज्य सरकार को कि आपके इलाके में जो जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनके आप करो कि कौन उनको दर्जा देना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के जो नेता हैं वो पहाड़ी इलाकों को शेड्यूल ट्राइब घोषित नहीं करते, पहाड़ी लोगों को शेड्यूल ट्राइब घोषित नहीं करते, जबकि हम जो क्राइटेरिया है भारत का संविधान उससे बिल्कुल फिट बैठते हैं, शेड्यूल ट्राइब के अधिकारी हैं। लेकिन वो हमें ना अधिकार दे के वो जो 1971 बांग्लादेश से जो लोग आए उनकी शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे से अन्याय है। और हम चाहते हैं पूरे उत्तराखंड का जितना भी पहाड़ी इलाका है उसमें 5th शेड्यूल लागू हो और हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले। अनूप जी, अगर ये स्टेटस लागू होता है, ये 5th शेड्यूल लागू होता है, तो इससे क्या फ़ायदा उत्तराखंड को होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा होगा घर वापसी का। ये जो 73% लोग माइग्रेट हुए हैं पहाड़ों से और प्लेन में गए हैं, सबसे पहले वो घर वापसी करेंगे। और घर वापसी करने के बाद जहाँ जनसंख्या होती है वहाँ जनसंख्या आधार पे ही सेवा दी जाती है। तो ये प्रशासन यहाँ कहीं ना कहीं फेल हुआ है, जो जब उत्तराखंडी लोगों ने पहाड़ों से प्लान करना कई सालों से सीखा है। तो ये जिम्मेदारी, ये क्वेश्चन बनता है उन सरकारों पे जो इसकी दोषी हैं कि इसके द्वारा अगर ये लगाया जाता है तो इसका ये क्यों नहीं, अगर ये नहीं लगाया जाता तो इसके कारण क्या है, इससे दोष क्या होंगे, ये उसके लिए क्वेश्चन उनके लिए पूछिए आप सब। ठीक है, 23 साल का उत्तराखंड हो गया है, जल जंगल नदी बहुत कुछ बिक चुका है। क्या लगता है पहले अगर ये लागू होता तो क्या कुछ बच जाता? बिल्कुल, अगर ये पहले 23 साल पहले लागू हो जाता तो यहाँ की सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, जो आज खनन माफिया चल रहा है, आज जो यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर जो 420 हो रही हैं, यहाँ के जो गाँवों में, पर्टिकुलर जो पहाड़ी गाँवों में, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है वो नहीं होती। और राज्य सरकार का ये कर्तव्य था, मेरे ख्याल में एक बार उत्तराखंड की सरकार लेके भी आई थी इसको, लेकिन मेरे ख्याल जो सत्ता दल था उसी के जो विधायक थे उन्होंने इसका विरोध किया और निशंक जी के समय में इसको वापस ले लिया गया था। तो उत्तराखंड के लिए ये बिल्कुल नितांत आवश्यक है कि ये 5 शेड्यूल एंड एसटी स्टेटस जो स्टेट का है, ये मेरे को ये लगता है, पूरे उम्र में मैं पहाड़ों में भी रहा हूँ और विदेश में भी रहा हूँ, एक ही समाधान है, 5 शेड्यूल एंड एसटी स्टेटस। निशान जी, 5 शेड्यूल की हम बात तो कर रहे हैं, आप मांग तो कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे लोग रहते हैं, कई समय से रह रहे हैं, तो नियम क्या होने चाहिए, किन लोगों के लिए ये लागू हो? मैम, इसीलिए आपने देखा होगा मूल निवास 1950 जो हमने अपने घोषणा पत्र में ऐड किया है, तो जब 5th शेड्यूल लगेगा या शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ये सवाल आएगा पहाड़ में रहने किस लोगों को। तो 1950 मूल निवास ऑलरेडी इसका वो है कि जो भी 1950 से पहले जिनके माँ बाप दादा यहाँ रहते थे उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि जो पहाड़ों में 90% लोग गरीब लोग रह रहे हैं और सरकार अनदेखा कर रही है, रिजर्वेशन के द्वारा 5th शेड्यूल के माध्यम से उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलेंगे, औरतों को, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और रोजगार मिलेगा और पलायन की सुविधा होगी। सरकार अगर मांग नहीं माने तो क्या करेंगे आप? मैम, ये जो लड़ाई है वो 3 तरह स्तर पे लड़ाई जाएगी। एक हमारी कमेटी है जो सरकार से बात करेगी, उत्तराखंड गवर्नमेंट से बात करेगी, केंद्र सरकार से बात करेगी, राज्यपाल से बात करेगी, राष्ट्रपति से बात करेगी। एक हमारी कमेटी है जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर हैं, रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, वो एक कमेटी बनाएंगे और हम हाई कोर्ट में PIL दर्ज करेंगे। और तीसरा रास्ता होगा जन जागरण फैला के उत्तराखंड के सुदूर गाँव तक हम बात पहुँचाएंगे और एक आंदोलन का रूप देंगे। तो आंदोलन में भी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट में भी लड़ी जाएगी और सरकार से बात भी करें। तीनों स्तरों पर एक साथ ये लड़ाई मुहिम चलेगी।
आज मीटिंग के द्वारा आपने एक जागरूकता बताई है और इसके बारे में जो संदेश आपने दिया, तो आगे क्या आप करने वाले हैं इसको लागू करने के लिए जल्द से जल्द? आगे तो हमारी कमेटियाँ बन रही है। अभी देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, आपका श्रीनगर हो गया, आपका ये हिमाचल में जो पौंटा एरिया वो हो गया, और ये दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, और पूरे देश में जो उत्तराखंडी है उसको एकजुट हम कर रहे हैं और पूरे गांव स्तर तक हम जाएंगे इस मुहिम को लेके। मतलब जब तक हमारे उत्तराखंड के एक एक गांव तक ये खबर ना पहुंच जाए, और तब तक हम ये मुहिम जारी रखें, और उसके बाद फिर ये आंदोलन का आगाज होगा। और हो सकता है अगले साल हम ये जो परेड मैदान है, लगभग इसमें 1-1.5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, तो ये हम भरने की पूरी कोशिश करेंगे और एक हुंकार के साथ सरकार को जगाएंगे, क्योंकि सरकार अब बहरी हो चुकी है। धन्यवाद। उत्तराखंड एकता मंच 5th शेड्यूल की मांग करता है उत्तराखंड में ये 5th शेड्यूल लागू हो, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का अधिकार है। ये मांग है उत्तराखंड एकता मंच की, जिसके लिए ये लड़ाई लड़ रहा है और समय समय पर लड़ेगा, आंदोलन करेगा, जब तक उत्तराखंड की सरकार 5th शेड्यूल को उत्तराखंड में लागू नहीं करती है। उत्तराखंड एकता की मंच की ये मांग है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे कब तक पूरा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। देवभूमि उत्तराखंड में 5th शेड्यूल की मांग को लेकर महिलाएं भी आगे आई हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, इनसे जानते हैं। मैम, 5th शेड्यूल क्यों ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए? देखिए, उत्तराखंड बहुत ही पिछड़ा और एक मात्र सर्विस पर आधारित प्रदेश है। यहाँ की भूमि उतनी उपजाऊ नहीं है और जो है भी वो सीढ़ीनुमा खेतों पर खेत हैं, जिनमें कि हर चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड, मैं सोचती हूँ कि हमारी दृष्टि में तो क्योंकि 68-70 साल की उम्र हो गई है, तो हमने बचपन से लेकर के आज तक देखा है कि हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, और पढ़े हैं। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी पढ़ी हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर बाहर हैं। अब क्या हुआ है कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो कुछ कमियां यहाँ की सरकार ने हमारे लिए खुद ही पैदा कर दी। नौकरी में हमें स्थान नहीं मिलता है, एक मूल निवास था वो ख़त्म कर दिया, उसको अस्थायी निवास पर ले आए हैं। शिक्षा के कॉलेजों में मेरिट जो फिर से लागू हो रही है वही कॉलेजों में लागू कर दिया है। कोई भी रोज़गार के साधन नहीं दिए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर जो 5 शेड्यूल मांगे जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर रहें, हमें सर्विस में स्थान मिले, हमारे उत्तराखंड को प्रथम वरीयता मिले अपने क्षेत्र में, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान जिंदा रहे, और जो पलायन हुआ है वो रिवर्स वापस आए और इस उत्तराखंड को जो देवभूमि है, धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन स्थान पर, या जो फल जड़ी बूटी यहाँ के संसाधन हैं उनमें अपना योगदान दे, और इस उत्तराखंड को, जिसके लिए हमने उत्तराखंड मांगा था, इसको विश्व में एक पहचान दिलाए और उत्तराखंड को समृद्ध बनाए। एक तरफ भू कानून की लड़ाई अभी जारी है, दूसरी तरफ 5th शेड्यूल की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार मानेगी? निश्चित रूप से मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके लिए कोई बहुत लाग लपट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनकी अपनी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी संस्कृति सभ्यता का तभी संवर्धन और संरक्षण हो पाएगा जब वो मूलभूत रूप से अपनी संस्कृति और के प्रति लगाव महसूस करेंगे, वो यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। और जब पलायन होगा तो हम निश्चित रूप से वो सारी चीज़ों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे जिसको लेकर हमें सोचने का विचार की जरूरत है। तो जब हम 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जो कोई बहुत अस्वाभाविक मांग नहीं है, ये स्वाभाविक मांग है, क्योंकि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादातर में 5th शेड्यूल को अप्लाई किया गया है। तो आप लोगों को भी, हम लोगों को भी ये समझना होगा कि 5th शेड्यूल हमारे स्थायित्व को बरकरार रखने के लिए, हमारे अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है, जिस पर हम सबको एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है और मांग करने की भी ज़रूरत है। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ उत्तराखंड का, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब हमने देश की रक्षा के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी, मतलब अपनी जान देने के लिए भी देश की सेवा की है। और अगर ये आंदोलन छिड़ता है उत्तराखंड के लिए, और इसमें जो हमारे ये मतलब उत्तराखंड इसकी मांग है, अगर इसको पूरा नहीं किया जाता तो हम पूर्व सैनिक भी अपने इस चीज़ के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। अगर इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से
हमारा उत्तराखंड का एक मुख्यमंत्री यूपी में है, अगर ऐसे ही मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री हमको उत्तराखंड में मिल जाए तो शायद हमें सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा कहना है। और मैं एक मतलब हमारा गौरव सैनिक संगठन है जो कि पूरे उत्तराखंड में मतलब अभी हर जगह में काम कर रहा है। हम गैर राजनीतिक काम कर रहे हैं अभी, कि हम मतलब किसी को किसी राजनीति से नहीं देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड एक मतलब अच्छा उत्तराखंड बने, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपनी मतलब आहुति दे दी है कईयों ने इस उत्तराखंड के लिए, और अभी भी देने को तैयार हैं। पूर्व सैनिक इसमें बहुत आगे आने वाला है आगे वाले भविष्य में, क्योंकि जैसे अंकिता भंडारी वाले केस में अभी तक 1 साल हो चुका है और अभी तक हमारे अंकिता भंडारी के उसमें कोई न्याय नहीं मिला है। इस प्रकार से मतलब एक कॉलेज बना दिया तो इस प्रकार से नहीं चलेगा कि आप गलत काम करोगे और कॉलेज बना दोगे उसके नाम पर, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। हमें चाहिए न्याय और हमें न्याय प्रक्रिया चाहिए। और आपके चैनल का मैं इस माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ को पूरे उत्तराखंड में उठाएंगे और हमारे उत्तराखंडियों को जगाओ कि हमें अभी जिस प्रकार से हमने उत्तराखंड के लिए मतलब आंदोलन छेड़ा था, हम इन मांगों के लिए भी आंदोलन छेड़ें ताकि हमारी ये पूरे मतलब हमारी ये पूरे मान्यता प्राप्त हो जाए। सैनिक भी इसके लिए आगे आ रहे हैं और मैं कहती हूँ वो सिर्फ उत्तराखंड मूल के ना होकर के अन्य सैनिक भी इस तरह से इस मुहिम के लिए आगे आए, क्योंकि जिस तरह से हमारा ये उत्तराखंड राज्य है ये दाता है। यहाँ से जो नदियाँ अपना जल, नदियों का जो जल है, पवित्र जल बहता है, वो पूरे भारतवर्ष को अन्न देता है, जल देता है, उपजाऊ भूमि देता है। तो जैसे कि अब हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को अपना ही जल, अपनी ज़मीन, अपने जंगल जिस प्रकार से नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत दुखद है। मैं सुनती थी दादाजी से कि एक जंगल हुआ करता था जिसमें पूरा अधिकार हुआ करता था ग्रामीणों का, उसकी लकड़ी से वो अपने मकान बनाया करते थे। तो इस तरह से अब जब उनसे अधिकार ही छीन लिए गए हैं तो कैसे वो अपने वहाँ पे मकान बनाएंगे, है ना। कंक्रीट के जंगल तो पहाड़ों में बन रहे हैं और उन कंक्रीट के जंगलों का परिणाम, दुष्परिणाम आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि जब जैसे जापान में भूकंप आता है तो वो लकड़ी के मकान होने के कारण जान माल का इतना नुकसान नहीं होता जितना कि कंक्रीट के मकानों से। तो सरकार हमें हमारे जंगल, हमारी जो ज़मीन है और जल, इसका हक हमें दे और हमारे उत्तराखंड को मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंडियों को मिलना चाहिए उनका हक। इसी के लिए जो उत्तराखंड एकता मंच जो मुहिम लेकर के चला है, हम सब दिल्ली से यहाँ पे आए हैं क्योंकि दिल्ली में जनमानस जाग रहा है, तो यहाँ भी जागे, एकजुट हो और 5th शेड्यूल के लिए अपनी मांग को रखे। देखो 5th शेड्यूल वैसा है, यहाँ पे सारे लोग 5th शेड्यूल के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये तो एक संविधान के हिसाब से है ना, हमने कोई अलग से मांग नहीं करी है। जो दूसरों के लिए नियम है वही हमारे लिए नियम है। हम उसी की मांग कर रहे हैं कि जैसे और पहाड़ी इलाकों में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी लागू कीजिए। हमारे उत्तराखंड में अभी तक ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ लोग ना अवेयर नहीं हुए। बड़े भोले भाले लोग होते हैं, इनमें अवेयरनेस नहीं थी। हम जगह जगह जाके 5th शेड्यूल के बारे में लोगों को बता रहे हैं ताकि वो अवेयर रहें और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आएँ। जब हमारा उत्तराखंड आंदोलन, राज्य आंदोलन की बात कर रहे थे ना हम लोग, तब हम पानी, पलायन और पहचान के मुद्दों को उठा रहे थे। जल, जंगल, जमीन की बात भी थी, तीनों है ना, जल, जंगल, जमीन और पानी, पलायन और पहचान। और कितना विडंबना है कि 23 साल होने के बावजूद आज भी हम अपनी पहचान के लिए उसी तरह के अस्तित्व के संकट के से जूझ रहे हैं। तो अगर हमारा 5th शेड्यूल लागू होगा तो निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। वो सरकारी या जो भी इस तरह के जो योजनाएं हैं, नीति निर्धारण में आ पाएंगे और वो एक तरह से सबल हो पाएंगे। और जब वो सबल होंगे तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी साथ में कार्य कर पाएंगे। तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है कि 5th शेड्यूल जब तक नहीं आएगा, आपका पानी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, पहचान का मुद्दा, जल, जंगल, ज़मीन का मुद्दा जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय उठाया गया था और राज्य की मांग भी यही की गई थी, राज्य की मांग इसी आधार पर की गई थी, उसको भी सही रूप में आप उसको मूर्त रूप दे पाएंगे, ये मेरा मानना है। आपसे एक नाम हो गया ना उसका, शेड्यूल 5, वो जो लोगों को नहीं पता था। अभी तो लोग कहते थे, कोई कहता था मेरी ज़मीन नहीं है, कोई कहता था मेरे पास पानी नहीं है, कोई कहता ये। तो अब जो एक वर्ड है, जैसे किसी ने वही बताया वर्ड, तो सबने उसमें थीसिस करी कि हाँ भाई ये वर्ड है। अगर ये सब पे, तो हम सिर्फ सबको यही बात बताएंगे शेड्यूल 5, जिसमें सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
इसलिए हम शेड्यूल 5 के लिए यहाँ पे लोगों को अवेयर करेंगे। ये कुछ अनोखी चीज़ नहीं है, ये हर हिमालय बेल्ट में जो भी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं उनके लिए ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो उत्तराखंड इसको मिली थी और उसको छीन ली गई है। आपके पास थी, वो कोई अनोखी चीज़ नहीं मांग रहे हैं आप लोग, वो थी आपके पास, पर वो कहीं ना कहीं आपसे निकाल लिया गया है। तो वो नियमों को दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है और वो निश्चित रूप से हम अपनी बातों के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से अपनी सरकार या जो भी जो नीति निर्माता है उन तक पहुँचेगी बात, और वो इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। हम बहुत पॉजिटिव हैं इसको लेकर। देखिए 23 साल का उत्तराखंड हो गया है। इस उत्तराखंड को बनाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, कई लोग शहीद हुए, तब जाके एक पृथक राज्य हमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड मिला। लेकिन 23 सालों के उत्तराखंड होने के बावजूद भी यहाँ के लोग आज भी अपनी जल जंगल जमीन यानी अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ते हुए हमें हमेशा दिखाई देते हैं। ऐसे ही लड़ाई 5th शेड्यूल को लेकर है, क्योंकि यहाँ के जो उत्तराखंड एकता मंच वाले हैं इनका यही कहना है कि हमें उत्तराखंड को बचाना है, हमें अपनी जल जंगल जमीन बचानी है, अपनी संस्कृति बचानी है। इसलिए आप सरकार से वो मांग करते हैं कि 5th शेड्यूल को लागू करें। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में 5th शेड्यूल कब तक लागू होता है, क्योंकि एक तरफ वो कानून भी है जिसकी लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ 5th शेड्यूल की मांग भी जारी है। देखने वाली बात होगी कब तक 5th शेड्यूल को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड में लागू करती है। मेरे नूर प्रति कैमरा पर्सन नरेश के साथ खबर उत्तराखंड, देहरादून।